अधीन गवर्नर जनरल, है ना। तो कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल के से पहले आपको बता दूं, देखो ये वारेन हेस्टिंग के बारे में अपन ने पढ़े थे। वारेन हेस्टिंग जो 1772 से लेकर 74 तक के गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर था। तो दोस्तों जैसे ये 1772 में गवर्नर बनता है तो इसने आते के साथ क्या किया, सबसे पहले आते के साथ द्वैध प्रणाली, जो दैत्य प्रणाली थी उसको खत्म कर दिया। दोस्तों देखो यहाँ लिखा होगा, है ना। इसने आते के साथ वारेन हेस्टिंग ने आते के साथ 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वैध प्रणाली को समाप्त करने तथा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था पर उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दिया। वारेन हेस्टिंग ने दोनों उपदीवान बनाए गए थे दोनों दोस्तों, है ना, मोहम्मद रज्जा खां और सीतब राय, दोनों को पद से हटा दिया। जो उप दीवान थे दोनों को पद से हटा दिया। ये हुआ था सबसे पहले दोस्तों, ये हुआ था, है ना, ये हुआ था। तो ये हुआ, तो उसके बाद इसी के शासनकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आता है दोस्तों। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया। तो क्वेश्चन आता है इसी के साथ 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, जिसके तहत क्या क्या हुआ था मैं बाद में बताऊंगा, यहाँ पढ़ते हैं पहले। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो जो गवर्नर नाम था दोस्तों, उसी का नाम को पलट के गवर्नर जनरल बोलने लगे। तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया तथा, है ना, कहे जाने लगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया था। यहाँ पे याद रखना है, तो गवर्नर जनरल का कार्यकाल भी 5 वर्ष निर्धारित किया गया था। मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था दोस्तों। अगर क्वेश्चन आता है भारत का पहला गवर्नर कौन सा था, तो लॉर्ड क्लाइव था, है ना, क्योंकि वही तो बंगाल का गवर्नर था। बंगाल का पहला गवर्नर लॉर्ड क्लाइव, या पूछे भारत का पहला गवर्नर पूछे तो लॉर्ड क्लाइव ही होएगा। लेकिन गवर्नर जनरल बोलेगा दोस्तों तो वारेन हेस्टिंग। बंगाल यानी भारत का प्रथम या बंगाल का प्रथम वही हुआ। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग का नाम आता है, जो 1774 से लेके 1785 तक हुआ दोस्तों, ये ईस्वी तक हुआ, है ना। वारेन हेस्टिंग ने 1750 में कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया। सबसे पहले ये एक कंपनी के क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था और अपनी कार्य कुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष बना। सबसे पहले ये कासिम बाजार का अध्यक्ष बना और बंगाल का गवर्नर और एक कंपनी का गवर्नर जनरल बना। बंगाल का गवर्नर, है ना, पहले गवर्नर बना था ना, ये अभी तो अपन ने पढ़े थे 72 से 74 तक के, 1772 से 74 तक के, और उसके बाद गवर्नर जनरल बनता है ये 1774 से लेके 1785 तक। तो अब इसके बारे में थोड़ी यहाँ पे इसके बारे में अपन काम का पढ़ लेते हैं। वारेन हेस्टिंग दोस्तों ये 1774 से लेके 1785 ईस्वी तक के गवर्नर जनरल था। तो इसी के टाइम पे क्या हुआ था, इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया दोस्तों। तो कोषागार क्या होता है ये अपने को सबसे पहले पता होना। राज्य की कोषागार क्या होता है, तो उसको क्यों हटाया इसने। राज्य की कोषागार का मतलब होता है सरकारी कार्यालय जहां पर पेंशन भुगतान, सरकारी कागज वस्तुओं को सुरक्षित रखा जाता है वाला जो ऑफिस था इनका या कार्यालय था, सरकारी कार्यालय, उसको मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया दोस्तों, इसी ने कलकत्ता लाया। नेक्स्ट फैक्ट है 1772 में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी व दीवान अदालतों की स्थापना की थी। दीवानी अदालतों की स्थापना की थी दोस्तों। यहां से लेके यहां तक के जो ये फैक्ट है दोस्तों, ये परीक्षा में नहीं आते, इसलिए मैं फटफट पढ़ देता हूं, है ना। तो देखो यहां पे क्या लिखा है, 1772 में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी व दीवानी अदालतों की स्थापना की थी। फौजदारी अदालतों सदर निजामत अदालत द्वारा निरीक्षित होता था। किसके द्वारा, सदर निजामत अदालतों द्वारा निरीक्षित होता था। नाजिम द्वारा नियुक्त दरोगा अदालत की अध्यक्ष
अध्यक्षता करता था। नाजिम द्वारा नियुक्त दरोगा अदालत की अध्यक्षता करता था। दीवान अदालत में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होता था। जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होता था, जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती और एक काजी होता था। कलेक्टर इस न्यायालय के कार्य की देखभाल करता था। ये एक चीज ये परीक्षा में उतनी नहीं आती, इसलिए मैंने साफ साफ पढ़ दिया, बस जो समझाने वाली चीजें रहेगी उसको बताऊंगा। कलेक्टर में एक सदर दीवान अदालत कलकत्ता में एक सदर दीवान अदालत और एक सदर फौजदारी अदालत की स्थापना की गई। सदर दीवानी अदालत में कलकत्ता काउंसिल का सभापति और उसी काउंसिल को 2 सदस्य राय रायन ये उसका नाम था दोस्तों, पद का नाम राय रायन और मुख्य कानूनगों की सलाह से न्याय करते थे। सदर फौजदारी अदालत में नाइब निजाम, मुख्य काजी, मुफ्ती और 3 मौलवियों की सलाह से न्याय करते थे। जिले में दीवानी और फौजदारी अदालतों के मुकदमे अंतिम निर्णय के लिए सदर अदालत में भेजे जाते थे। बस इसको पढ़ लेना एक बार बस। अगला फैक्ट है, दीवानी मुकदमों में जाति कानून अर्थात हिंदुओं से संबंध में हिंदू कानून, मुसलमानों के लिए मुस्लिम कानून लागू किया जाता था, जबकि फौजदारी मुकदमे में मुस्लिम कानून लागू होता था। उसके बाद 1772 में, तो ये 1772 यानी रेगुलेटिंग एक्ट के पहले की बात बताई गई है इस फैक्ट में। 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वैध प्रणाली को समाप्त करके और कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दिया। वारेन हास्टिंग्स ने दोनों उपदीवानों रजा खां और सीताब राय को पद से हटा दिया था। हेस्टिंग ने नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम को उसका संरक्षण नियुक्त किया। दोस्तों, किसका? नवाब का संरक्षण नियुक्त किया। और 1775 में मुन्नी बेगम को हटाकर मोहम्मद रजा खां को नवाब का संरक्षण नियुक्त किया था। दोस्तों, तो यहां तक के जितनी चीजें थी इसको एक बार पढ़ना है बस। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट देखिए, ये क्या लिखा है यहाँ पे। 1776 में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद अ कोड ऑफ जेंटू लाज ये नाम रखा गया था। दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने किया था। याद रखना है, किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने किया था। उसका अनुवाद 1794 में प्रकाशित हुआ था। अनुवाद किया था 1776 में और प्रकाशन हुआ था 1794 में प्रकाशित हुआ था। यह यूरोपीय भाषाओं द्वारा अध्ययन किए जाने वाला पहला संस्कृत ग्रंथ में से एक है। ये जो मनुस्मृति थी ये यहाँ यूरोपीय भाषा यानी भाषा विज्ञानों द्वारा अध्ययन किए जाने वाला पहला संस्कृत ग्रंथ माना जाता है। दोस्तों, और उसका नाम क्या रखे थे उनका नाम क्या रखे थे? उसका नाम था, इसका नाम क्या रखे थे ट्रांसलेट करने के बाद? अ कोड ऑफ जेंटो ये लाज, हाँ, तो उसको लाज लिखा है दोस्तों हिंदी में, मिस प्रिंटिंग में ऐसा हो जाता है। द कोड ऑफ जेंटो लॉर्ज, ये था नाम उसका, याद रखना है। इसको हिंदी में बोल सकते हैं जेंटू कानूनों की संहिता। इसको हिंदी नाम बोल सकते हैं, जो इंग्लिश लिखा है उसी का हिंदी नाम बता रहा हूं मैं। जेंटू कानूनों की संहिता, है ना, ये नाम था। मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया था किसने? विलियम जोन्स ने। याद रखना है किसने किया था? विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट फैक्ट है, 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित हुआ था। प्रथम मदरसा की बात हो रही है। मदरसा क्या होता है तो आप जानते होंगे। मदरसा एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है अध्ययन का स्थान, जिसका अर्थ होता है अध्ययन का स्थान। तो यह एक तरह का विद्यालय होता है दोस्तों, जिसमें इस्लामिक शिक्षा दी जाती है। मदरसे में पढ़ाने का तरीका और पाठ्यक्रम अलग अलग होता है। मदरसा में पढ़ाए तो मदरसा में इस्लामिक शिक्षा दी जाती है, वाला उसी मदरसा कहते हैं। तो कलकत्ता में पहला मदरसा खोला गया था, ये याद रखना है। इसी के समय 1782 में
जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी, है ना। तो अपन बोल सकते हैं क्या हुआ था दोस्तों, जिसका नाम था जोनाथन डंकन, है ना। इसने 1791 में, कब की बात है, नहीं 1782, ये सन यहाँ पे गलत लिखा हुआ है दोस्तों, सन यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, 1791 है ना। 1791 में हिंदू कानून और दार्शनिक का अध्ययन करने के लिए वाराणसी में, हिंदू कानून और दार्शनिक का अध्ययन करने के लिए वाराणसी में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी। संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी दोस्तों, ये याद रखना है, संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी। तो बनारस में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी, जोनाथन डंकन ने की थी। नाम आ सकता है इनका, याद रखना है दोस्तों, है ना, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है विलियम विल्किंस ने 1785 में भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। श्रीमद् भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, किसने किया था, ये पूछा जा सकता है, विलियम विल्किंस ने, है ना। तो भगवत गीता का अंग्रेजी में पहला अनुवाद सर चार्ल्स विल्किंस, इनका नाम विलियम विल्किंस भी बोलते हैं या ऐसा भी लिखा हुआ है कई जगह, सर चार्ल्स, ये उसी का नाम है, विल्किंस ने किया था। यह अनुवाद 1785 में प्रकाशित हुआ दोस्तों, यह अनुवाद 1785 में प्रकाशित हुआ। चार्ल्स विल्किंस एक ब्रिटिश नागरिक थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे। वे एशियाई सोसाइटी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। तो इन्होंने किए थे दोस्तों भगवत गीता का अनुवाद। तो ये याद रखना है ना, इनका नाम पूछा जा सकता है किसने किया था करके। इसी के समय सर विलियम जोन्स ने 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी दोस्तों। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, याद रखना है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। और इन्होंने ही 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम का नामक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद सबसे पहले सर विलियम जोन्स ने ही किया था। सर विलियम जोन्स ने ही किया था दोस्तों, याद रखना है ना, सर विलियम जोन्स ने ही किया था। डायरेक्ट पूछा जाता है अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, सर विलियम जोन्स ने किया था अभिज्ञान शकुंतलम का, है ना। और ये सोसाइटी की स्थापना भी बंगाल में सर विलियम जोन्स ने की थी। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है 1804 में बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी दोस्तों, बम्बई में। तो किसने की थी, तो ये किसने की थी अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन बम्बई में एक और एशियाटिक सोसाइटी बनी थी जिसकी स्थापना जेम्स यानी नाम था उनका जेम्स मैककिंगटोश, ये नाम था, जेम्स मैककिंगटोश ने की थी दोस्तों बम्बई में, है ना, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे। तो 1804 में बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर मैककिंगटोश ने की थी। इसके अलावा 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना भी की गई थी, है ना। तो ये किसने की थी, तो लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हेनरी थॉमस कोलब्रुक ने की थी दोस्तों, कोलब्रुक ने की थी, याद रखना है ना। बस इतनी चीज़ें, ऐसा क्या पता रहना चाहिए, तो पूछा नहीं गया अभी तक के बम्बई वाला और लंदन वाला, लेकिन कब की गई थी ये पता रहना चाहिए। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए का वार्षिक पेंशन बंद कर दिया था दोस्तों। किसने, वारेन हेस्टिंग ने मुगल साम्राज्य को मिलने वाला 16 लाख रुपए वार्षिक पेंशन बंद कर दिया था। और इसी के समय 1780 में क्या होता है, भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ। जेम्स अगस्टा हिक्की ने प्रकाशित किया था, अंग्रेजी भाषा का था दोस्तों, है ना। तो कभी क्वेश्चन आ सकता है उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग थे। तो बंगाल गजट भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था, ये याद रखना है। अब आगे चलते हैं इधर का फैक्ट। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसी के समय रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, तो आप जानते हैं रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, 1773 के तहत स्थापित कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे, तो ये बने थे जिनका नाम था सर एलिजा इम्फे। तो अपन बोल सकते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसका अधिकार
क्षेत्र केवल कलकत्ता तक ही था। कलकत्ता के बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्ष सहमत हो। इस न्यायालय में अंग्रेजी कानून लागू होते थे दोस्तों। इस न्यायालय से अंग्रेजी कानून लागू शुरू हुए। इस न्यायालय के बाद से ही भारत में अंग्रेजी कानून लागू हुए दोस्तों, लागू होते थे, है ना, लागू हुए। और इसका मुख्य न्यायाधीश, इसके पहले मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे सर एलिजा इम्फे, नाम आ सकता है, सर एलिजा इम्फे थे, जिसने 1782 में इस्तीफा देना पड़ा था। तो उनने इस्तीफा दे दिया था दोस्तों, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और इसी के टाइम पे हेस्टिंग ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुम्हार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी की सजा दिलवाई थी दोस्तों, न्यायालय से फांसी की सजा दिलवाई थी, है ना। तो नंद कुम्हार के बारे में थोड़ी सी जानकारी अपने को पता होना कौन थे। तो भारत की पहली फांसी इन्हीं को हुई थी दोस्तों, भारत की पहली फांसी इन्हीं को हुई थी। महाराजा नंद कुमार नाम था इनका, महाराजा नंद कुमार। तो महाराजा नंद कुमार को वारेन हेस्टिंग ने एक झूठे मुकदमे में फांसी पर चढ़ा दिया था, झूठे मुकदमे में फांसी पर चढ़ा दिया था। तो क्या हुआ था दोस्तों, ये जो थे नंद कुमार जो था, ये एक दीवान जैसे था यहाँ पे अपने यहाँ, ये अंग्रेजों के टाइम पे दीवान टाइप का था और वहाँ पे उनका काम करता था। इसकी पटना बंद हो गई किसके, वारेन हेस्टिंग से पटना बंद हो गई, है ना। तो एक नंद कुमार एक हिंदू ब्राह्मण और एक बड़े जमींदार और बंगाल के बहुत प्रभावशाली व्यक्ति थे दोस्तों, है ना। और ये दीवान टाइप का काम करते थे उनके अंग्रेजों के यहाँ और अच्छे थे। तो इसकी वारेन हेस्टिंग से पटना बंद हो गई। तो वारेन हेस्टिंग से जब पटना बंद हुई तो नंद कुमार ने एक पत्र लिखा दोस्तों, किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक पत्र लिखा। और उस पत्र में वारेन हेस्टिंग के खिलाफ रिश्वत, भ्रष्टाचार की शिकायत का उल्लेख किया था, रिश्वत की और भ्रष्टाचार की शिकायत का उल्लेख किया था। तो फिर उससे वारेन हेस्टिंग का दिमाग घूम गया कि मेरे खिलाफ ऐसा कर रहा है करके। तो वारेन हेस्टिंग ने ही झूठे आरोप लगाकर इसको नंद कुमार को फांसी पर लटकवा दिया था, है ना। न्यायालय से फांसी की सजा दिलवा दी थी नंद कुमार को। तो ऐसा हुआ था। तो नंद कुमार ऐसे व्यक्ति बन गए जो फांसी पर लटकने वाले पहले व्यक्ति कहलाए। भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्हें फांसी पर लटकाया गया था, है ना। भारत के पहले व्यक्ति थे जिनको फांसी पर लटकाया गया था, जिसका नाम था नंद कुमार, एक ब्राह्मण, है ना, बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, प्रथम अंगल मराठा युद्ध कब हुआ था, 1775 से लेके 1782 में हुआ। द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो 1780 से लेकर 1784 तक हुआ। वारेन हेस्टिंग के समय में लड़े गए थे, है ना। प्रथम अंगल मराठा युद्ध सालबाई की संधि किसके तहत समाप्त हुआ, सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में हुई थी, इसके तहत समाप्त हुआ दोस्तों। एवं द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि के तहत समाप्त हुआ। मंगलोर की संधि 1784 में हुई थी, इसके तहत समाप्त हुआ, याद रखना है, इसके तहत समाप्त हुआ। ये वारेन हेस्टिंग के टाइम पे ही हुए थे। पीट्स इंडिया एक्ट आता है दोस्तों 1784 में। पीट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग के समय ही पारित किया गया था, जिसका नाम था पीट्स इंडिया एक्ट। तो ये क्या था, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होना, है ना। तो पीट्स इंडिया एक्ट क्या था, तो आपको बता रहा हूँ। तो क्या हुआ था दोस्तों, वारेन हेस्टिंग जो था, वारेन हेस्टिंग ने ये नंद कुमार को फांसी पर लटका दिया था। और इसके बाद वारेन हेस्टिंग का काम थोड़ा सा सब लोग इसके खिलाफ हो गए थे। तो उसी के बाद उसको सुधारने के लिए सरकार ने पीट्स इंडिया एक्ट लाई थी दोस्तों। पीट्स इंडिया एक्ट लाई थी 1784 में। तो पीट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया। इससे क्या हुआ, इसके द्वारा राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था और व्यापारिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया था, है ना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया था दोस्तों, है ना। तो ये इसी के द्वारा, किसके द्वारा, पीट्स इंडिया एक्ट के द्वारा राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल और व्यापारिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया था। और वारेन हेस्टिंग के टाइम पे ही बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना भी हुई थी, है ना। बोर्ड ऑफ
रेवेन्यू की स्थापना भी हुई थी। देखो लिखा हुआ है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मतलब होता है राजस्व परिषद का गठन हुआ था। राजस्व परिषद का गठन 1772 में किया गया था, उसी को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहते हैं, है ना। राजस्व मंडल या राजस्व बोर्ड बोल सकते हैं। राजस्व से जुड़े मामलों को देखने वाला एक निकाय होता था ये। तो क्वेश्चन आते रहता है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना वारेन हेस्टिंग के समय हुई थी, ये याद रखना है दोस्तों। उसके बाद हेस्टिंग ने संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी जिसका नाम था राय आई रेयन, है ना। इंग्लिश में ऐसा लिखेंगे इसको राय आई रेयन, तो उसको बोल सकते हैं राय रायन की नियुक्ति की थी। इस पद को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय दुर्लभ राय का पुत्र राज वल्लभ था, तो राज वल्लभ था, है ना। तो इस पद को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय दुर्लभ राय का पुत्र राज वल्लभ था, ये फैक्ट पता होना अपने को। उसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट ये वाला है, वो तो 1784 में के विरोध में इस्तीफा देकर, इसके विरोध में इस्तीफा दे दिया था किसने? वारेन हेस्टिंग ने। तो विरोध में इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग फरवरी 1785 में लंदन पहुंचा तो बार्क द्वारा, वहां पे बार्क था दोस्तों, एक लंदन में बार्क था जो उससे बहस कर रहा था, है ना, उससे बहस कर रहा था और बार बार उसको बोल रहा था कि तूने वहां पे नंद कुमार को फांसी कैसे दिया, तू इंडिया में अपनी मनमानी कर रहा है, अपनी चीजें लगा रहा है, तू सबूत पेश कर, ऐसा वैसा। तो वहां पे एक बार्क था दोस्तों, बार्क। तो इंग्लैंड पहुंचा तो बार्क द्वारा उसके ऊपर महाभियोग लगाया गया था दोस्तों। महाभियोग क्या लगाया गया था? महाभियोग लगाया गया था। इंपॉर्टेंट है ये, है ना। बार्क का पूरा नाम था एडमंड बार्क ने इसके ऊपर रिश्वतखोरी, उसके रिलेटेड सही ढंग से काम नहीं कर रहा है ये सोच के इसके ऊपर मुकदमा चलाया और महाभियोग लगाया था, है ना। महाभियोग लगाया इसके ऊपर दोस्तों। तो ये एकमात्र गवर्नर जनरल है जिसके ऊपर महाभियोग लगाया गया है, परंतु 1795 में इसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया था, यानी महाभियोग लगा लेकिन आरोपों से मुक्त कर दिया गया था। उसके बाद क्या होता है, नोट लिखा है देखो 1786 में वारेन हेस्टिंग के जाने के पश्चात लगभग लगान परिषद बनाया था ना जो उसने, है ना, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, लगान परिषद का पुनर्गठन किया गया और एक नवीन अधिकारी मुख्य सरिस्तादार की नियुक्ति की गई जिसका कार्य सभी कानून गो के कागजों की देखभाल करना। इस पद पर प्रथम नियुक्ति जेम्स ग्रांट की हुई थी दोस्तों। तो एक पद था, नियुक्ति की गई थी जिसका कार्य कानूनी कागजों की देखरेख करना, देखभाल करना, ये सब था और इस पर प्रथम नियुक्ति जेम्स ग्रांट की हुई थी, इतना याद रखें। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति, है ना, क्या थी ये? तो एक नीति थी दोस्तों जिसको इंग्लिश में रिंग फेंस पॉलिसी बोलते हैं। ब्रिटिश सरकार की एक नीति थी जिसका मकसद अपने क्षेत्र की सुरक्षा के लिए पड़ोसियों की सीमा की रक्षा करना था। तो अपनी क्षेत्र की भी रक्षा करना और पड़ोसियों की सीमा की भी रक्षा करना था। तो ये वारेन हेस्टिंग से संबंधित एक नीति, एक पॉलिसी बनाया था उसने जिसका नाम रखा था सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति, है ना। इस नीति का नाम रिंग फेसिंग शब्द पर आधारित है, वारेन हेस्टिंग ने लागू किया था, है ना। तो इस नीति के तहत कंपनियों के सीमा की रक्षा के लिए वफादार जोन बनाए गए थे दोस्तों, तो देखो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ था, वारेन हेस्टिंग ने इस्तीफा दे दिया था और इस्तीफा देने के बाद गवर्नर जनरल बनाया गया था सर जॉन मैकफार्सन को बनाया गया था। तो मैकफार्सन 1785 से लेके 1786 तक के भारत के गवर्नर जनरल थे और ये अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए थे। अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए थे दोस्तों। तो समझ में आ गया। इस लेक्चर में इतना ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अगला हम लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।